ठंड में गरीब का बोरे का घर और कपड़े। राजू बेटा, चलो अच्छे बच्चों की तरह जिद नहीं करते, चुपचाप से बोरे का स्वेटर पहन लो। देख नहीं रहे बाहर कितनी ज्यादा ठंड हो रही है, बीमार पड़ जाओगे। नहीं माँ, मुझे बोरे का स्वेटर नहीं पहनना। कल रात जब आपने बोरा उड़ाया तो पता है कितना चुभ रहा था। इसे पहन लूंगा मैं तो पूरा दिन ही खुजाता रह जाऊंगा। मुझे ये नहीं पहनना। आप हमारे लिए उन स्वेटर क्यों नहीं लाते? हमारे पुराने स्वेटर भी तो थे ना, कहाँ चले गए वो? मुन्नी, राजू बेटा, अपनी दादी माँ की भी बात नहीं मानोगे। अच्छे बच्चों की तरह ये बोरे के गर्म कपड़े पहन लो, वरना अगर बीमार पड़ गए ना तो डॉक्टर की कड़वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। अब इसमें इन बच्चों का भी क्या कसूर है? कितने सपने देखे थे हमने अपने घर को लेकर, लेकिन सब कुछ पल भर में तहस नहस हो गया। न घर रहा, न कोई जरूरी सामान। ऊपर से इन लोगों से भी हमारी कोई बात नहीं हो पा रही है। ना जाने हमारे पति कब वापस आएंगे और कब हमें इस परेशानी से छुटकारा मिलेगा। आखिरकार क्या हुआ था इस गरीब परिवार के साथ? इन्हें इस कड़कड़ाती ठंड में अपने बच्चों को ये बोरी के कपड़े पहनाने पड़ रहे थे, और अगर इनका घर था भी तो क्या हुआ इनके साथ ऐसा जो इन्हें झोपड़पट्टी में अपना गुजारा करना पड़ रहा है? तो आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये ले अंजलि बहू, मैं मजदूरों के लिए चाय बनाकर लाई हूँ। सभी मजदूरों को चाय पिला दे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, हमारा घर बिल्कुल लगभग बन चुका है। अब हमें उस छोटे से किराए के घर में नहीं रहना पड़ेगा। अब हम सब अपने खुद के सुंदर से और बड़े से घर में रहेंगे। मैं तो कह रही हूँ माँ जी कि हम एक शांति पूजन भी करवा लेते हैं। आसपास के कई लोगों की बुरी नजर है हमारे घर में। सभी लोग ये कहते फिर रहे हैं कि कल तक जो लोग किराए के घर में रहते थे, आज उन्होंने अपना इतना बड़ा घर कैसे बनवा लिया। अब उन्हें कैसे बताएं? ये तो बस शहर जाकर मेहनत करने वाले हमारे पतियों की वजह से हुआ है। तुम ठीक कह रही हो, मैं जाकर पूजा का सामान लेकर आ जाती हूँ। कल पंडित जी को बुलाकर एक छोटी सी शांति पूजन करवा लेंगे। सुषमा दुकान से जाकर पूजा का सारा सामान लाकर रख देती है और पांचों बहुएं और सास थोड़ी दूर पर बने अपने किराए के छोटे से कमरे में चली जाती है। वहीं सारे मजदूर भी शाम होते ही काम खत्म करके जाने लगते हैं कि तभी उन मजदूरों में से एक मजदूर जलती सिगरेट को वहीं पूजा के सामान के पास जलता छोड़कर चला जाता है, जिसके चलते आसपास के सामानों में चिंगारी की वजह से आग लग जाती है। और देखते ही देखते आग इतनी फैलती है कि उनका पूरा का पूरा घर ही जल जाता है। लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनकर वो सभी भागते हुए आते हैं। हमारे घर में आग कैसे लग गई? अरे कोई बुझाओ इस आग को, हमारा पूरा घर जलकर राख हो जाएगा। अरे कोई तो पानी डालो, कोई तो बचाओ इस आग को। किसी के भी पानी डालने का कोई फायदा नहीं था। कुछ देर में पूरा घर जलकर राख की भांति हो जाता है। ये क्या हो गया? हमारे घर में आग कैसे लग गई? सब कुछ जलकर राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा। हमारा सपना टूट गया। जरूर ये किसी का काम है, वरना हमारे घर में आग कैसे लग सकती है? ए भगवान, ये क्या हो गया? मेरे बेटों ने इतनी मेहनत करके घर बनाने के लिए पैसे जोड़े थे और उनके आने से पहले ही पूरा घर जलकर राख हो गया। पति से कांटेक्ट करने के लिए पांचों बहू जैसे ही पोस्ट ऑफिस जाती हैं, तो देखती हैं कि कुछ दिनों के लिए पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका है। वहीं जब वो अपने किराए के घर में जाती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उनकी मकान मालिक ने उनका किराया दुगना कर दिया है। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? हमारे साथ जानती हैं कि कुछ समय पहले ही हमारा सारा घर जलकर राख हो गया। जो भी पैसे थे हमने घर बनवाने के लिए लगा दिए। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अगले महीने जब हमारे पति आएंगे तभी हम आपको किराया दे पाएंगे, और आपने यहाँ किराया भी दुगना कर दिया। अपना रोना धोना कहीं और जाकर करो। मैंने तुम्हारा घर नहीं जलाया है, और आजकल तो हर कोई किराया बढ़ा रहा है, तो मैं क्यों ना बढ़ाऊं? रहना है तो रहो, वरना। किसी के पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे, जिसके चलते पांचों बहुएं बच्चों और अपने सास के साथ किराए का घर खाली करके चली जाती हैं। सर्दी का मौसम था, बाहर काफी तेज तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। हम लोग बाहर क्या कर रहे हैं? यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है। चलो ना हम घर चलते हैं। ठंड तो काफी ज्यादा है, और देखो ना ओस भी गिर रही है। मुझे तो ठंड भी लग रही है। बच्चे कह तो ठीक रहे हैं, ठंड तो काफी ज्यादा है। हम लोग तो फिर भी ठंड बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन माँ जी और बच्चों का क्या होगा? कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना होगा। सभी बहुएं परेशान हो रही होती हैं कि तभी शिल्पा को थोड़ी दूर पर खेत के पास ढेर सारी घास फूस दिखाई देती है। वहाँ पर कितने सारे घास फूस पड़ी। एक काम करते हैं, घास फूस से छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं। कम से कम ठंड से थोड़ा बचेंगे और सर छुपाने के लिए एक छत भी मिल जाएगी। हम लोग वहाँ से घास फूस लेकर आते, तब तक तुम लोग यहीं रुको।
दो बहुएं जाकर पास के खेत के पास पड़ी ढेर सारी घास फूस ले आती हैं और जल्दी से उनसे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर, और अब पूरा परिवार ठंड से बचते हुए वो झोपड़ी के अंदर रहता है। लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि झोपड़ी के अंदर भी आसानी से ठंडी हवाएं आ रही थी। ठंड तो इस झोपड़ी के अंदर भी लग रही है, क्या करें अब हम? अब क्या कर सकते हैं? अब जब तक हमारे पति वापस नहीं आ जाते या कहीं से किराए के घर लायक पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक तो हमें इसी में ही अपना गुजारा करना होगा। जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं वैसे वैसे अब ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। आज तो थोड़ी बहुत धूप निकल गई है तो सर्दी कम है। अगर कल को फिर से धूप ना निकले तो क्या करेंगे? ना तो पहनने के लिए गर्म कपड़े हैं और ना ही ओढ़ने के लिए कंबल। जमीन भी बर्फ जैसी ठंडी लगती है। पल भर में सब कुछ कितना बदल जाता है ना। कहाँ हम कुछ दिन पहले अपने नए घर को लेकर कितने खुश थे, और अब देखो, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा। शालू शिल्पा आंगन में खड़ी होकर बात कर ही रही होती हैं कि तभी उनके घर पर थोड़ी ही दूर पर बनी मंडी में कई सारे सब्जी वाले बोरे में आए आलू, प्याज, टमाटर जैसी सब्जियों को अलग कर उन बोरों को उठाकर फेंकने के लिए एक तरफ इकट्ठा कर रहे थे, जिसे देख, अरे शिल्पा, वो देखो वहाँ कितने सारे बोरे हैं। लगता है ये बोरे इन लोगों के कुछ भी काम के नहीं हैं। अगर हम बोरे को ले आए और इससे चादर बनाकर बच्चों और माँ जी को उड़ा दे तो ठंड तो काफी हद तक कम होगी ना। शिल्पा शालू पास की मंडी से ढेर सारी बोरियां ले आती है और उससे बड़ी सी चादर बनाकर सबको उड़ा देती है, जिससे अब सबको कम से कम ठंड लगती है। ये बोरे तो हैं कमाल के। इतने दिन से ठंड की वजह से मैं ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। कल रात को जब बोरा ओढ़ा तो ये थोड़ा चुभा तो सही, लेकिन ठंड नहीं लगी। मैं तो कह रही हूँ कि हम सबके लिए स्वेटर और बच्चों के लिए गर्म कपड़े बना लेते हैं। कम से कम ठंड से तो बचेंगे, वरना तो पूरा दिन तो कच्चे बनियान में इधर से उधर घूमते रहते हैं। अंजलि की बात सुनकर सभी बहुएं अपने और बच्चों के लिए गर्म कपड़े बनाती हैं। वहीं अपनी दादी माँ के कहने पर दोनों बच्चे अब जिद न करते हुए बोरे के कपड़े पहन लेते हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तुम इन बोरे से झोपड़ी को क्यों ढक रही हो? क्या तुम्हें अभी भी झोपड़ी के घर को बोरे के घर में बदलना है? भाभी सही कह रही हैं आप। बोरे के गर्म कपड़े पहनकर मैंने तो बोरे का बिस्तर भी बना लिया। अब तो सोने में भी दिक्कत नहीं आएगी। अर्चना साथ ही साथ रही इस घास की झोपड़ी घर को बोरे से अंदर और बाहर से अच्छे से ढक देते हैं, जिससे अंदर ज्यादा ठंडी हवाएं भी नहीं आएंगी। कोमल की बात सुनकर अंजलि भी उसका साथ देती है और अब दोनों बहू मिलकर बचे हुए बोरे से अपनी झोपड़ी के घर को अंदर और बाहर की तरफ से अच्छे से ढक देते हैं। सच में कमाल कर दिया। किसी ने गर्म कपड़े बनाए तो किसी ने जमीन पर सोने के लिए बिस्तर, तो किसी ने पूरे घर को ही बोरे घर में बदल दिया। ये तो बस इन बोरों का कमाल है। अगर ये बोरे ना होते तो हम अभी भी ठंड से परेशान हो रहे होते। ऐसी समय गुजरता है और अब वो पांचों बहू अपने पूरे परिवार के साथ बोरे के गर्म कपड़े पहनकर और उस बोरे के घर में अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। बातों बातों में ही पूरा 1 महीना गुजर जाता है और आखिरकार उन सब के पति शहर से वापस गांव आ जाते हैं। गांव आकर उन्हें सारी बात पता चलती है और वो जल्दी से अपने परिवार के पास जाते हैं। पता है, हमारा घर बिल्कुल लगभग बन गया था, लेकिन ना जाने कैसे वो पूरा का पूरा जल गया। हमें माफ कर दीजिए। आपने इतनी मेहनत से पैसे कमाकर हमें घर बनाने के लिए पैसे दिए थे और पूरा घर जलकर राख हो गया और हम कुछ कर भी नहीं पाए। तुम लोगों की कोई भी गलती नहीं है। जो होना था सो हो गया। अब तुम लोगों को यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। शहर में हमने और भी पैसे कमाए हैं, उनसे हम सब अब खुद अपनी आंखों के सामने घर बनाएंगे। लेकिन यहाँ नहीं, शहर में। अब गांव में कुछ नहीं रखा है। कोई किसी की परेशानी में साथ नहीं देता। हमने सब पता कर लिया है। सब जल्दी से सामान पैक करिए, हम शहर जा रहे हैं। पूरा परिवार जरूरी सामान ले लेता है और अब सब शहर चले जाते हैं। शहर में कुछ दिनों तक पूरा परिवार किराए के घर में रहता है। वो उनके पति कम पैसों में ही काफी अच्छा घर बनवा लेते हैं और घर बनने के बाद अब सब एक साथ आराम से हंसी खुशी रहते हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं और ये बक्से का दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? कहीं ये जाम तो नहीं हो गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं? जल्दी से बक्से का दरवाजा खोलो ना। कितनी देर से कोशिश कर रहा हूं मैं, लेकिन ये बक्सा तो खुलने का नाम भी नहीं ले रहा है। आखिरकार क्यों ये पूरा परिवार इस तरह इस बक्से में बंद था और इस बक्से में बैठे लोग कहाँ लेकर जा रहे थे? क्या इस पूरे परिवार की जान खतरे में थी या कोई और कारण था? आइए इसे जानने के लिए चलिए कहानी पर थोड़ा पीछे चलते हैं। बाबा, आप क्यों जा रहे हैं हमें छोड़कर? मुझे भी अपने साथ लेकर जाइए ना।
माधव बेटा इतनी दूर जा रहा है, ऊपर से ठंड का मौसम भी है, तेरे पास तो पहनने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं है। इतनी दूर तू इस ठंड में कैसे रहेगा? तू यहीं आसपास ही कोई काम क्यों नहीं देख लेता? अगर मैं इतनी दूर जाऊंगा नहीं तो पैसे कैसे लेकर आऊंगा? आप लोग फिक्र मत करिए, मैं जल्द से जल्द लौटूंगा। अंजलि, ये तुम कुछ पैसे रख लो, मुझे आने में 1-2 महीने लग जाएंगे। तब तक 2 मिनट में घर का गुजारा चला लेना और सबका ख्याल रखना। अपने घर की गरीबी के चलते माधव काम करने के लिए बाहर किसी शहर में चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था, जिसके चलते ठंड अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। पूरा परिवार घर में बने चूल्हे के अगल बगल में बैठकर अपने हाथ पैर ताप रहे होते हैं। अरे आजकल तो कितनी ज्यादा सर्दी हो गई है ना। ऊपर से बीते कई दिनों में हुई बारिश की वजह से सर्दी 2 गुनी बढ़ गई है। आसपास के शहरों में भी तो कर्फ्यू भी लग गया है कोहरे की वजह से। चूल्हे के आग से उठने का मन ही नहीं करता है, ओढ़ने के लिए गरम शॉल तक नहीं है। बहू एक काम कर, आज तू यहीं चूल्हे के पास नहीं हम सबका बिस्तर लगा दे, वरना रात में ठंड से सब कांपते रहेंगे। ठीक है माँ जी, मैं अभी सबका बिस्तर लगा देती हूँ। अंजलि चूल्हे के पास ही सभी लोगों का बिस्तर लगा देती है और सब लोग चूल्हे की गर्माहट की वजह से आराम से सो जाते हैं। तभी अचानक नींद में चूल्हे के पास रखी मिट्टी के तेल की बोतल पर पिंकी का पैर लग जाता है और वो तेल सीधा चूल्हे की आग की तरफ बढ़ता चला जाता है और देखते ही देखते चूल्हे की आग को पकड़ लेता है और धीरे धीरे आग बढ़ते हुए पूरे घर में फैलने लगती है। तभी अचानक गर्माहट के कारण अंजलि की आंखें खुलती हैं और वो देखती है कि चारों तरफ आग ही आग है। हे भगवान, ये इतनी आग कैसे फैल गई? माँ जी, पिताजी, जल्दी से उठिए। पिंकी, रिंकू, जल्दी से बाहर भागो। अंजलि के चिल्लाने की आवाज से सभी लोग उठ जाते हैं। सुषमा जल्दी से दोनों बच्चों को बाहर लेकर चली जाती है। अब हम क्या करें? हमारा पूरा घर जल रहा है, सारा सामान भी तहस नहस हो गया है। बहू, एक बक्सा तो बच गया है, जल्दी से जल्दी बाहर लेकर चलते हैं इसे। जगन और अंजलि घर में रखे बड़े से बक्से को उठाते हैं और उसे लेकर बाहर आ जाते हैं। पूरा परिवार पास के कुएं से पानी लाकर घर पर लगी आग को बुझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। थोड़ी देर में सारा घर जलकर राख बन जाता है। माँ, हमारा घर कहाँ गया? हमारा घर जल गया, अब हम कहाँ रहेंगे माँ? ये भगवान, ये क्या हो गया? हमारा घर जलकर राख हो गया, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? तुम लोग संभालो अपने आप को, इस तरह रोने का कोई फायदा नहीं है। चलो यहाँ से चलते हैं। सुषमा दोनों बच्चों को संभालती है, वहीं जगन और अंजलि उस बड़े से बक्से को लेकर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर में चलते चलते पूरा परिवार एक बड़े से पार्क के पास पहुंच जाता है और अब सब वहीं बक्सा रखकर खड़े हो जाते हैं। बहुत ठंड लग रही है माँ, देखो ना, ओस भी गिर रही है। माँ, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, हमें कुछ तो उड़ा दो ना माँ। अपने दोनों बच्चों को ठंड से कांपता देख अंजलि जैसे ही बक्सा खोलती है तो उसमें सिर्फ उसे एक चादर मिलती है, जिसे वो अपने दोनों बच्चों को उड़ा देती है। पिताजी, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? इन्होंने जो घर खर्च के लिए पैसे दिए थे वो भी आग में जल गए। अब हमारे पास 1 भी रुपया नहीं है, क्या करें हम? पूरा परिवार इस बक्से के आसपास बैठ जाता है और अब सुबह होने का इंतजार करता है। सुबह होते ही अंजलि और जगन कई जगह पर जाकर मजदूरी का काम ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी काम नहीं मिलता, जिसके चलते पूरे परिवार निराश होकर उस बक्से के पास बैठा होता है कि तभी वो सब देखते हैं कि हल्की हल्की बूंदा बारिश हो रही है। देखो ना माँ, कितनी तेज बूंदें गिर रही है, मैं तो भीग गई, बहुत ठंड लग रही है माँ। बूंद को देखकर लग रहा है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है, अब मैं क्या करूं? अंजलि बारिश की वजह से परेशान हो रही होती है कि तभी उसे ख्याल आता है। अंजलि जल्दी से उस बड़े से बक्से को खोलती है और अपने दोनों बच्चों को उसमें बिठा देती है। तभी अंजलि देखती है कि बक्से पर अभी भी 3 से 4 लोगों की जगह खाली है। माँ जी, पिताजी, इस बक्से में तो अभी काफी जगह खाली है, आप लोग इसमें बैठ क्यों नहीं जाते? अरे बहू, हम इसमें कैसे बैठेंगे, हम बच्चे थोड़ी ना हैं। अगर आज इतनी ठंड में हम बारिश में भीग गए तो हमारी तबीयत काफी खराब हो सकती है, आप लोग कोशिश तो करिए। अंजलि के कहने पर सुषमा और जगन भी उस बक्से में बैठ जाते हैं। वहीं अंजलि भी उस बक्से में बैठकर उसका दरवाजा ऊपर से बंद कर देती है। माँ जी, ये बक्सा तो अंदर से काफी सही है, देखिए ना, हम सब लोग आराम से बैठ भी गए हैं। मैं तो कह रही हूँ कि अब से रात में हम सब लोग इस बक्से के अंदर यूं ही इस तरह बैठ जाएंगे, कम से कम ठंड से छुटकारा मिलेगा। माँ जी, सही कह रही हैं आप, अब से हम सब इस बक्से में रात गुजारा करेंगे।
दिन भर पूरा परिवार बक्से के बाहर बैठा रहता है और जैसे ही रात होती तो ठंड से बचने के लिए अब वो सब बक्से के अंदर चले जाते हैं। वहीं जगन को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंट और सीमेंट उठाने का काम मिल जाता है, जिसके उसे दिन में 50 रुपए मिलते हैं और उन्हीं पैसों में अब वो पूरा परिवार अपना गुजारा चलाता है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन माँ बाबा कब आएंगे? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि जब वो आएंगे तो मेरे लिए ढेर सारे खिलौने भी लेकर आएंगे और मेरे लिए गर्मा गर्म गुलाब जामुन। माँ हम कब तक इस बक्से में रहेंगे? पता है मैं तो यहाँ ठीक से पैर भी नहीं फैला पाती हूँ। बच्चों फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा जल्दी आने वाले हैं। जब वो आ जाएंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरा परिवार उस बक्से में बैठा ही होता है कि तभी एक बाइक वाला तेज रफ्तार में अपनी बाइक लेकर आता है और उस बक्से को अपनी बाइक से ठोक देता है, जिससे वो बक्सा एकदम से पलट जाता है, जिसके चलते अंजलि की कोहनी पर काफी चोट लगती है। मेरा हाथ। आए दिन कभी कोई बाइक वाला उस बक्से को ठोके तो कभी कोई गाय भैंस आकर अपने सींग से उस बक्से पर वार करती। बक्से के अंदर रहकर भी पूरा परिवार 24 घंटे डर से सहमा रहता है। और आज तो जो इस परिवार के साथ होने वाला था वो तो इन लोगों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। शाम का वक्त होता है और सभी उस बक्से में बैठे बैठे सो जाते हैं कि तभी वहां कुछ आदमी आते हैं। अरे न जाने आजकल के लोगों को क्या हो गया है, रोड के पास ही इस बक्से को रखकर चले गए। चलो इस बक्से को उठाकर कहीं फेंक आते हैं, वरना रात में कोहरे में किसी का बक्से के साथ एक्सीडेंट हो सकता है। वो दोनों आदमी मिलकर उस बक्से को उठाकर ट्रक में रख देते हैं और ट्रक चलने लगता है, जिसके चलते धीरे धीरे सभी की आंखें खुल जाती हैं। अंजलि उस बक्से के दरवाजे को खोलने की काफी कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा अचानक से जाम हो चुका था, जिसके चलते बक्से के दरवाजे को नहीं खोल पाती। हे भगवान, ये दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा? कैसा जाम हो गया, अब क्या करूं मैं? दोनों आदमी एक कूड़ेदान के पास जाकर अपना ट्रक रोकते हैं और वहां पर उस बक्से को रखकर चले जाते हैं। कुछ देर की कोशिशों के बाद आखिरकार अंजलि और जगन मिलकर उस बक्से का दरवाजा खोलते हैं और जैसे वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनके आसपास काफी सारा कूड़ा है। ये हम कहाँ आ गए? ऐसा लग रहा है कि हम किसी बड़े कूड़ेदान में आ गए हैं। ना जाने अब किस्मत में और क्या क्या देखना बाकी रह गया है। मैं तो खून के आंसू रो रही हूँ। पूरा परिवार मिलकर उस बक्से को उठाते हैं और वापस उसे एक साफ जगह ले जाते हैं। वहीं माधव शहर में काम काफी अच्छे से चलने लगा था और अब माधव अपने परिवार से मिलने के लिए अपने घर आता है। माधव जैसे ही घर जाता है तो देखता है कि वहां तो बस राख पड़ी है। माधव आसपास के पड़ोसियों से अपने परिवार के बारे में पता करता है। भाई साहब, हमें तो इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। आग लगने के बाद वो लोग एक बक्से के साथ कहाँ चले गए हमें नहीं पता। भगवान, मेरे जाने के बाद इतना सब कुछ हो गया, मुझे कुछ पता भी नहीं चला। अब मैं कहाँ अपने परिवार को ढूंढूं? माधव 2 से 3 दिन अलग अलग जगह पर अपने परिवार को ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं पर भी उसका परिवार नहीं मिलता। उदास होकर माधव वापस शहर जाने के लिए निकल ही रहा होता है कि तभी उसे एक पार्क के पास अपने घर का रखा हुआ बक्सा दिखाई देता है। मेरे घर में जो बक्सा था वो भी तो बिल्कुल इसी की तरह था, और पड़ोसन भी कह रही थी कि मेरा परिवार एक बक्से के साथ वहां से चला गया था। माधव जैसे ही उस बक्से के पास जाता है तो देखता है कि उसमें उसके माता पिता, बच्चे और बीवी बैठी हैं। अपने परिवार की ऐसी हालत को देखकर रिंकू, पिंकी, आंचल, माँ, बाबा, आप सब लोग इस तरह इस बक्से में रह रहे हैं। बाबा बहुत ठंड थी ना, इसलिए हम लोग ठंड से बचने के लिए इस बक्से में रहते हैं और दिन में बाहर निकल आते हैं। बाबा आप आ गए, अब हमें बक्से में रहने की जरूरत नहीं है ना? नहीं मेरे बच्चों, अब मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो सब इस बक्से से बाहर निकलो, चलो। अपने पूरे परिवार को बक्से से बाहर निकालता है और उन सबको एक किराए के मकान में लेकर जाता है। माधव अब शहर में नौकरी करके हर महीने अपने परिवार के लिए पैसे भिजवाता है, जिससे अब वो लोग ठीक तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन उस बक्से में बिताए हुए उन दिनों को कभी नहीं भूल पाते।